नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। इंडिया डेली के इस खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कर रहा है आपसे धोखा, कौन डाल रहा है आपके सुनहरे सपनों पर डाका, कौन बुन रहा है आपके खिलाफ साजिश का वो जाल जो आपके लिए जंजाल बन रहा है। आपको क्यों नहीं मिल रहा है न्याय, कौन रच रहा है आपके खिलाफ चक्रव्यूह। इस कार्यक्रम में हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिनके जरिए आपसे धोखाधड़ी हो रही है। इंडिया डेली के इस खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में होगा सच का खुलासा और झूठ का पर्दाफाश। चलिए चक्रव्यूह की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। अस्पतालों में मोटी मोटी रकम देने के बाद भी ढंग का इलाज नहीं मिले, आपके अपने की जान पर बनाए तो आप क्या करेंगे। यूपी की शो विंडो सिटी नोएडा का हाल कुछ ऐसा ही चला है। तमाम लोगों की शिकायतें हैं कि अस्पताल निरंकुश होते जा रहे हैं। सरकार और स्वास्थ्य विभाग का उन्हें कोई डर नहीं है। कोई एक्शन ना होने की वजह से ही ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही है। आखिर कैसे? जब आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि वहां पर आपको इलाज मिलेगा, तुरंत इलाज मिलेगा, आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। लेकिन कभी कभी आपके साथ ऐसा धोखा होता है कि आप बर्बाद तक हो जाते हैं। एक बीमारी, एक बार हॉस्पिटल में जाना, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो एक मिडिल क्लास को गरीबी की और धकेल सकता है। यह ताकत है उसमें। अगर ऐसे ही हॉस्पिटल्स करते रहे तो आम मानस जाएगा कहां, वो इलाज कहां पर कराएंगे, एक्शन कैसे होगा, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग का उन्हें डर क्यों नहीं है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कोई एक्शन ना होने की वजह से क्या ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही है, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पर भी हमने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट करी है फाइल। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे कई मामले सामने आते हैं। अगर देश की बात की जाए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, अगर नोएडा की बात की जाए, जहां पर अस्पतालों में मोटी मोटी रकम देने के बाद भी ढंग का इलाज नहीं मिल पाता है और आपके अपने उनकी जान पर बनाती है और आप वहां उस वक्त बेसहारा होते हैं। आपके पास कोई सहारा नहीं होता है, आपके पास कोई ऐसा कानूनी पेंच नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप अपने अपनों की जान बचा सकें, और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपके साथ वो धोखाधड़ी हो रही है। और यूपी के शो विंडो सिटी नोएडा का हाल कुछ ऐसा ही चला है। तमाम लोगों की शिकायतें हैं कि अस्पताल निरंकुश यहां पर होते जा रहे हैं। कई जगहों पर ऐसी उगाही चल रही है। आपने, आपके किसी अपने ने भी ऐसा जरूर झेला होगा, आपने ऐसी खबर जरूर सुनी होगी जहां अस्पताल में भर्ती तो हो जाते हैं, आप जाते तो हैं इलाज कराने के लिए। बीमारी अगर छोटी भी होती है और आप सोचते हैं कि चलिए बड़ा अस्पताल है तो हमारा इलाज शायद अच्छा होगा, लेकिन उस बीमारी को नासूर बना दिया जाता है और ऐसा इलाज चलता है कि आपसे पैसे वसूली की जाती है, आपसे पैसे उगाए जाते हैं और आप केवल उनके लिए एक एटीएम मशीन बनकर रह जाते हैं। और उनको पता है कि सामने वाला जब तक समझ पाएगा तब तक उसको हम अच्छे से लूट लेंगे। लेकिन इस बार हमने कौन सी रिपोर्ट आपके लिए पेश की है, जरा हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी देखिए। दादरी के गोपाल नर्सिंग होम में 5 अक्टूबर 2025 को एक बच्ची ने जन्म लिया और अगले दिन अस्पताल डॉक्टर के द्वारा गलत इंजेक्शन लगने की वजह से उसके दाहिने हाथ के पंजे में फफोले बनने लगे। थोड़ा थोड़ा हिस्सा काला पड़ने लगा और धीरे धीरे वे कालापन बढ़ने लगा। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को कुछ न बताते हुए चुपचाप बच्ची को और उसकी मां को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। उस दूसरे अस्पताल में जाकर परिजनों को पता लगा कि उनकी नवजात बच्ची के दाहिने हाथ का पूरा पंजा लगभग काला पड़ चुका है।
वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि अगर यही हालात रहे तो बच्ची का पूरा हाथ काटना पड़ सकता है। परिजन घबरा गए और वे अपनी बच्ची को लेकर नोएडा के चाइल्ड पीजीआई पहुंचे, जहां पर उनकी बच्ची का इलाज शुरू हुआ और चिकित्सकों की तमाम मेहनत और परिश्रम के चलते उस बच्ची का हाथ तो बच गया, लेकिन अंत में दाहिने हाथ की हथेली को काटना ही पड़ा। प्राइवेट हॉस्पिटल जो लूट के अड्डे ये बने हुए, ये इलाज के लिए नहीं है, सिर्फ उगाही के लिए हैं। दादरी में हमारे एक साथी हैं चिठेड़ा के, उनकी 5 तारीख में बेटी हुई, लेकिन बेटी को गोपाल नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया कि बच्ची 1-2 दिन यहाँ रहेगी क्योंकि अभी बच्ची हल्की कमजोर है। लेकिन वहाँ उसे इंजेक्शन दिया गया तो डॉक्टर और हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण उस बच्ची को गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके कारण बच्ची का हाथ खराब हो गया। हॉस्पिटल इस पर और लापरवाही करते गए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन रखा, बहाने से उसे कहीं और रेफर कर दिया कि वहाँ इसके चेकअप होंगे। फिर हॉस्पिटल में नहीं लाए, किसी परिवार ने बच्ची को सही इलाज देने के लिए कहीं और लेकर गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, गोपाल नर्सिंग होम, आपके यहाँ पहले भी घटनाएं हुई हैं, क्या आप बच्चे जो इस दुनिया में जन्म लेते हैं उनकी जान लेने के लिए बैठे हैं या आपके पास कोई डॉक्टर या आप डॉक्टर हैं? मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से, सीएमओ साहब से, इस पर गहन जांच करें, इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा हम ऐसे हॉस्पिटल को बिल्कुल नहीं चलने देंगे जो बच्चों की जान से खेलते हो, लोगों की जान से खेलते हो। डॉक्टर्स का कहना था कि बच्ची की जान बचाने के लिए पंजा काटना जरूरी हो गया था, क्योंकि बॉडी अपने उस हिस्से को निष्क्रिय कर चुकी थी, यानी कि वह हिस्सा डेड हो चुका था और अगर नहीं काटा जाता तो वह जहर व इन्फेक्शन धीरे धीरे पूरे हाथ को कवर कर लेता। इसीलिए बच्ची का पंजा काट दिया गया। अब उसके दाहिने हाथ की उंगलियां नहीं है, अब उंगलियों का उपयोग फिलहाल वो नहीं कर पाएगी। जब चाइल्ड पीजीआई के डायरेक्टर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि साइंस अब काफी तरक्की कर चुका है। अगर स्थितियां बनी तो बच्ची के पैर की कम से कम 2 उंगलियों का ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा, जिससे वह भविष्य में कुछ सामान उठाने की स्थिति में रहेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो दाहिने हाथ से भी वे थोड़ा बहुत काम कर पाएगी, जब पैर की उंगलियां उसका हाथ एक्सेप्ट करेगा और ट्रांसप्लांट सफल हो सकेगा। चिटेड़ा गांव के रहने वाले शिवम भाटी ने अपनी पत्नी जो प्रेग्नेंट थी उनको गोपाल नर्सिंग होम जो कि दादरी में स्थित है उसमें भर्ती कराया और 5 अक्टूबर को बच्ची का जन्म हुआ। उसके बाद वहाँ पे अस्पतालों ने क्या इंजेक्शन लगाया या क्या हुआ कि उस बच्ची जो नवजात बच्ची थी उसका दाहिना हाथ यहाँ पर ये फफोले होने लगे। अब अस्पताल ने पूरी वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया और एक दूसरे अस्पताल में बच्ची को शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ जाकर के पता चला कि वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल चुका था कि उस बच्ची का जो नवजात बच्ची जिसका जन्म 5 अक्टूबर को हुआ था उसका हाथ काटने की नौबत आ सकती है। अब उसके बाद वो परिजन परेशान हुए और ले कर के भागते हुए यहाँ पे देखिए ये चाइल्ड पीजीआई है, पीछे हमारे आप देख सकते हैं चाइल्ड पीजीआई, यहाँ पर ला कर के उन्होंने परिजनों ने उस बच्ची को एडमिट करा दिया। अब बच्ची का यहाँ पे इलाज हो रहा है। यहाँ पे भी डॉक्टरों ने बताया था कि इन्फेक्शन बहुत है और हाथ काटा जा सकता है, लेकिन डॉक्टरों की पूरी मेहनत इस पर है कि किसी तरीके से उसके हाथ को बचाया जा सके। अब इस समय उसकी क्या स्थिति है उसके बारे में यहाँ के डायरेक्टर से हम लोग जानते हैं और तमाम निजी अस्पतालों की ऐसी घटनाएं लोगों के सामने आ चुकी हैं। कहीं पर प्रेग्नेंट महिला और उसकी बच्ची की मौत हुई थी। जनवरी में दादरी की ही एक घटना थी जहां पर रात भर लापरवाही रही और जिसके चलते जो प्रेग्नेंट महिला थी उसका और बच्चे का दोनों की डेथ हो जाती है। तो फिर सीएमओ जांच कमेटी गठित करते हैं। इस मामले में भी जब इंस्पेक्टर दादरी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिख करके भेजा कि इस पर कार्रवाई करें तो उन्होंने एक कमेटी गठित कर दी है। कमेटी जांच कर रही है और कमेटी अपना काम कर रही है और यहाँ पे डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं कि बच्ची के हाथ को बचाया जा सके। तो हम लोग डायरेक्टर से यहाँ पे जानते हैं कि बच्ची के इलाज में मतलब वो जो हाथ काला पड़ा था वो क्यों पड़ा, क्या उसके पीछे कारण थे और अब उसकी जो इलाज चल रहा है उस इलाज में क्या स्थिति है, क्या उसका हाथ बचाया जा सका है या पूरा हाथ काटना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ के डायरेक्टर से जानकारी करते हैं
दादरी के गोपाल नर्सिंग होम की जरा सी लापरवाही के चलते एक नवजात बच्ची को अपना पंजा खोना पड़ा। परिजनों ने इसकी शिकायत दादरी थाने में की थी और दादरी थाने से एक लेटर लिख करके सीएमओ ऑफिस नोएडा को जांच करने और उससे अवगत कराने के लिए कहा गया। इसके उपरांत मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोएडा के द्वारा एक टीम गठित की गई और वे टीम अभी जांच कर रही है कि गलती कहां और कैसे हुई, क्योंकि उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। तो चाइल्ड पीजीआई के डायरेक्टर सर हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं कि उस बच्ची को क्या समस्याएं थी और कैसे चिकित्सकों ने उसका हाथ बचाया है। सर, वो जो बच्ची आई थी तो उस समय उसकी क्या स्थिति थी और वो स्थिति क्यों हो सकती है, किन किन संभावनाओं के तहत हो सकती है? देखिए, बच्चे की हालत ठीक नहीं थी और साथ में उसके हाथ में जो कालापन आ जाता है या जो उसका सर्कुलेशन आगे का, उसको हम लोग गैंग्रीन कहते हैं कि हाथ जो होता है काला पड़ने लगता है। तो हाथ उसका काला पड़ने लगा था और बच्चे की खुद की भी अवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। तो उसके लिए उसको हम लोगों ने भर्ती किया था। कुछ दिन तक उसको वॉच किया कि हाँ भाई ये जो गैंग्रीन है कहाँ तक है, दवाइयाँ दी कि आगे ना बढ़े, वहीं पे रुक जाए। और फिर उसको जब बिल्कुल पक्का हो गया कि भाई इतने पे ही है, आगे नहीं बढ़ेगी, तब फिर उतने हिस्सा हाथ का निकालना पड़ता है। और निकालना इसलिए पड़ता है कि वरना उसका जहर जो है फिर वो आगे शरीर में जाने लगता है। और ख़ास तौर से अगर वो वेट गैंग्रीन होती है और उसमें जब उसके जीवन पे भी खतरा बन जाता है। तो इसलिए जो चीज़ काली हो गई है, जो शरीर में अब इनफैक्ट ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रही है जो कि शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो उस अवस्था में हम लोग को मजबूरन उतना हिस्सा त्यागना पड़ता है। तो सर, बच्ची का जन्म ही हुआ था अभी, तो गैंग्रीन किन किन वजहों से हो सकती थी उसके? देखिए, बहुत से कारणों से हो सकती है गैंग्रीन। एक तो ये हो सकता है कि नियोनेटल सेप्सिस होती है जिसको हम लोग कहते हैं, तो मतलब बॉडी में इन्फेक्शन होता है, उससे हो जाती है। कुछ दफ़े ऐसा होता है कि कोई दवा या फ्लूइड चढ़ाया गया, उससे हो सकती है। कुछ दवाओं का असर होता है जिसमें कि कुछ इस तरह की दवाएं होती हैं जो कि खून की नलियों को सिकोड़ देती हैं, तो उसकी वजह से गैंग्रीन होती है। क्योंकि परिजनों का आरोप ये भी था कि कोई गलत इंजेक्शन उस नर्सिंग होम में लग गया, जिसके बाद धीरे 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 वो काला पड़ने लगा था। अब इस पे तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कौन सा इंजेक्शन लगा था, कहाँ लगा था या क्या है, लेकिन सेप्टिसीमिया का भी हिस्सा हो सकता है जिस वजह से इंजेक्शन लगा हो, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि वरना इंजेक्शन क्यों लगेगा। कुछ ना कुछ बच्चा बीमार रहा होगा, कुछ उसको हो सकता है इन्फेक्शन रहा हो जिसकी वजह से इंजेक्शन लगा है। तो इंजेक्शन के कारण से भी होती हैं और स्वाभाविक बीमारी का भी एक हिस्सा हो सकती है गैंग्रीन। तो सर, यहाँ पे जब बच्ची आई थी तो कैसे, किन मशक्क़त के साथ आप लोगों ने उसका हाथ बचाया और जो कितना पोर्शन काटना पड़ा? उसका ऐसा था कि जब आई थी तो थोड़ा सा कंडीशन भी स्टेबल नहीं थी और जैसे बताया वो गैंग्रीन जो है वो बढ़ रही थी। तो हम लोगों को वेट करना पड़ता है कि गैंग्रीन जब रुक जाए, दवा दें कि जिससे और आगे ना बढ़े, तब एक बॉडी अपना लाइन ऑफ डिमार्केशन बना लेती है कि इतना हिस्सा जीवित है, इतना हिस्सा मृत है। तो जब बॉडी ये तय कर देती है कितना हिस्सा जीवित रहेगा, कितना मृत है, तो जितना मृत हिस्सा होता है उसको हम लोग निकाल देते हैं और घाव जो भी बनता है उसकी देखरेख करते हैं, और जिससे कि बच्चा अपना और उस पर कोई इन्फेक्शन ना हो और टॉक्सिन्स ना हो और उसके जीवन पे कोई असर ना पड़े। तो सर, बच्चा अब सुरक्षित है? हाँ, बच्चा अब ठीक है और ऑपरेशन हो चुका है और ड्रेसिंग वगैरह उसकी। तो जैसा आपने बताया कि पैर की उंगलियां लगाई जा सकती हैं, तो क्या जैसे बच्चा बड़ा होगा, उंगलियां बड़ी होती, तो वो पैर की उंगलियां जो लगाई गई हैं तो क्या वो आकार में अपने आप बढ़ती हैं? नहीं, वो बढ़ती उसी हिसाब से हैं जिस हिसाब से पैर की बढ़ती हैं। वो हाथ की उंगलियों की तरह नहीं बढ़ती हैं। तो हर आदमी को देखने में पता चल जाता है कि हाँ भाई ये उंगली जो है ये कुछ अलग सी दिख रही है। उसको भले ही ना समझ में आए कि पैर से निकाल के लगाई गई है, लेकिन उसको ये समझ में आता है कि हाँ ये हाथ की उंगली जैसा नहीं लग रहा है। मतलब ये थोड़ा छोटी रह जाएंगी? हाँ, छोटी रह जाएंगी, ये छोटी रह जाएंगी। और थोड़ा सा पैर की उंगली का जैसे नाखून होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, उसकी टिप जो होती है ज़्यादा गोल सी होती है, तो थोड़े थोड़े से फ़र्क रहते हैं। लेकिन हम लोग का जो पहला ध्येय है वो पहला ध्येय है कि काम कर सके उससे,
सुंदरता सेकंड एस्पेक्ट रहती है। सुंदर भी हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहली चीज़ ये है कि उससे उसका रोज़मर्रा का अपना काम कर सके। जैसे बटन खोलना है, बंद करना है, कंघा करना है, वो होता है। तो ऐसे बच्चे होते क्या हैं कि जो हाथ का उनका ठीक होता है उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगते हैं। जैसे हम लोग अपना दाहिना हाथ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये बच्चे जो ठीक वाला हाथ होता है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसको सपोर्टिव हैंड की तरह यूज़ करते रहते हैं। देखा आपने कि जो डायरेक्टर साहब हैं वो स्वयं भी प्लास्टिक सर्जन हैं बहुत बड़े, तो उनके मार्गदर्शन में उस बच्ची का कम से कम पूरा हाथ कटने से एक तो बचा लिया गया, और दूसरा अब चिकित्सकों का ये प्रयास है कि जो पैर की उंगली है वो लगा करके उसके हाथ को पूरा वर्किंग बना दिया जाए। मतलब वो अपनी उंगलियों से अपनी चीज़ों को पकड़ सकेगी और सामान को उठा सकेगी, और जिससे वो अपने सामान्य जीवन को बेहतर तरीके से जी पाएगी। तो आपने देखा कैसे चाइल्ड पीजीआई के द्वारा बच्ची को बचाया गया, यानी बच्ची के हाथ को बचाया गया। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में ही अच्छा इलाज मिलता है और सरकारी में उतना अच्छा इलाज नहीं मिलता, लेकिन आप इस रिपोर्ट को देखकर भी चौंक गए होंगे कि कैसे सरकारी अस्पताल बेहतर काम कर रहे हैं। वहां पर बाकायदा प्रोटोकॉल है, उनमें वो जुझारूपन है कि बच्चे को बचाना है, सही इलाज देना है, और बच्ची का हाथ उन्होंने बचाया, वरना उस बच्ची का जो हाथ था वो काटना पड़ता, और वो सोचिए कितना दुखद होता। और ये एक्सपर्ट्स वहां पर मौजूद हैं सरकारी अस्पतालों में जिन्होंने ये फैसला लिया और तुरंत उसको इलाज वो मुहैया भी कराया गया। लेकिन निजी अस्पतालों की तरफ से की जा रही मनमानी और लापरवाही की ये कोई पहली घटना नहीं है। देखा जाए तो अस्पतालों की लापरवाही और मरीजों की पीड़ा की एक लंबी फहरिस्त है। जरा आप भी देखिए रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा निवासी एडवोकेट धीरेन भाटी, उन्होंने भी पत्नी के पथरी के इलाज में हुई लापरवाही को लेकर ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने पहले जिलाधिकारी से शिकायत की, जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और उनके निर्देश पर सीएमओ ने एक जांच कमेटी गठित की। वीरेन भाटी ने बताया कि जुलाई मंथ में सीएमओ द्वारा गठित जांच कमेटी में उनके बयान हुए और सारे पेपर दिए गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्होंने अब अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग नोएडा की शिकायत के लिए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसे अस्पतालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये अस्पताल पैसे की लालच में लोगों के जीवन से खेल रहे हैं। निजी अस्पतालों में तमाम घटनाएं, अभी जैसे आपको बताया हमने कि गोपाल नर्सिंग होम दादरी में उसके जो बच्ची के हाथ में इन्फेक्शन हो गया था गलत इंजेक्शन की वजह से, जिसकी हथेली तक काटनी पड़ी थी, चाइल्ड पीजीआई में जिसका अभी भी इलाज चल रहा है। ऐसी और तमाम घटनाएं निजी अस्पतालों की हो चुकी हैं, लेकिन किसी भी अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई जिससे अस्पताल उस पर सबक ले सके और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। एक घटना जुलाई में भी हुई थी, अभी हमारे साथ यहाँ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भाटी जी हैं, और इन लोगों ने उसमें बड़ा प्रदर्शन भी किया था कि एक महिला का एक हॉस्पिटल में इलाज किया गया कि हम पथरी का ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन पथरी का ऑपरेशन किया नहीं गया, पथरी वैसे की वैसी रही, उनका दर्द उनकी पीड़ा वहीं की वहीं रही। फिर आखिर उस अस्पताल ने क्या इलाज किया कुछ पता नहीं। इसके खिलाफ उनके खिलाफ इन लोगों ने सीएमओ को दिया, सीएमओ ने टीम गठित की, यहाँ से कोई न्याय नहीं मिला। फिर इन लोगों ने उत्तर प्रदेश शासन में तमाम अधिकारियों से भी गुहार लगा रखी है। अधिक जानकारी के लिए हम पूछते हैं पूर्व अध्यक्ष उमेश भाटी जी से कि सर क्या मैटर था और किस मैटर को लेकर के आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया और सीएमओ से कंप्लेंट की थी, क्या था पूरा मैटर? देखिए, हमारे सचिव हैं बार के, उनकी पत्नी राखी जो कि अधिवक्ता है, उनके भाई हैं कौशल, वो भी अधिवक्ता हैं। हमारे सचिव साहब की पत्नी को कोई तबीयत खराब हुई, उन्होंने बताया कि स्टोन है। इस संबंध में तो हमारे सचिव साहब मेरे पास ही बैठे हैं, वो बताएंगे।
तो स्टोन के संबंध में यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेट नोएडा में वो भर्ती हुई थी। भर्ती होने के बाद यथार्थ हॉस्पिटल की कमियों की वजह से, लापरवाही की वजह से, उनकी लूट खसोट की वजह से, उन्होंने जो बस उनको पैसे की कमाई दिखती है, उन्हें पैसे चाहिए, मरीजों को ऐसे ही जो पैसों के ऊपर भर्ती करते हैं और उनका केस बिगाड़ दें ताकि और ज़्यादा पैसा मिले। तो उस संबंध में वो भर्ती हुई। जब इन पे इलाज नहीं हो पाया, इन्होंने ऑपरेशन को इतना ख़राब कर दिया, दिल्ली में बामुश्किल इनकी जान बची। ये तो पेशे से अधिवक्ता हैं, सब जानते, बावजूद इसके उनको पैसे से मतलब है। कोई भी उनके सामने आ जाए, चाहे पॉलिटिशियन आ जाए, चाहे अधिवक्ता आ जाए, चाहे पुलिस आ जाए। इस संबंध में आपको एक और बात बता दूं, जो राखी हैं हमारी बहन है, जिनको इनकी इन्होंने जान लेने पे तो लगाए थे, उसके बावजूद इन्होंने बहुत सारे कांड किए हैं। यथार्थ हॉस्पिटल का दूसरा केस मैं नहीं, अभी डीएम साहब से मिलके हमने जो इसकी जो राखी मामले में डीएम से मिलके हमने उसकी शिकायत की, वहाँ हमने धरना प्रदर्शन किया। डीएम साहब ने कमेटी कराई, सीएमओ साहब के यहाँ गए, सीएमओ साहब ने उसकी जांच कराने का हमें आश्वासन दिया। आज तक सीएमओ साहब ने इन यथार्थ हॉस्पिटल के खिलाफ कोई पुख्ता कोई रिपोर्ट दी नहीं है, ना हमको सूचित किया है। जब हमको लगा बारंबार डीएम साहब से मिलने या सीएमओ साहब से मिलने के बाद जब लगा कि कुछ नहीं करने वाले, तब हमने लखनऊ मुख्य सचिव को भेजा है। हम इंतजार कर रहे हैं शासन से कुछ आए कि जो निजी अस्पताल हैं ये लूट खसोट कर रहे हैं, आम आदमी को लूट रहे हैं। यहाँ बाहरी आदमी भी है, यहाँ भी है, हर प्रकार का गरीब अमीर है, सबको लूट खसोट इन्होंने कर रखा है। मैं बता दूं, ये गरीबों को ज़्यादा लूटते हैं ताकि वो आवाज़ कहीं ना उठाएं। इसके साथ साथ यथार्थ हॉस्पिटल में एक हमारे जयप्रकाश है नवादे गांव के, उनको ऐसा इंजेक्शन इन्होंने लगाया, उनको पैर काट दिया इन्होंने, और 9 लाख रुपए उनके ज़मीन बेच के उन्होंने पैसे दिए, उनका पैर कट गया। तीसरा केस मैं बता देता हूँ, अभी एक और इनके केस आए, एक वृद्ध महिला देवटा गाँव की रहने वाली, उनकी इन्होंने आंत काट दी, उनको बताया भी नहीं कि आपकी आंत काटी जा रही है। उनके फोटोज वायरल हैं, हमने सोशल मीडिया किया, जो अब भी चल रहा है, उसके भी मैं पुख्ता सबूत दे दूंगा। 3 से 4 मैटर्स ऐसे हैं जिनके पुख्ता सबूत मिल गए हैं। बाकी हमारे सोशल मीडिया पे मिनिमम 100 से 200 पीड़ित यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले आज भी खड़े हुए हैं, जिनको हम समय आने पे डीएम साहब से, मुसस्सी साहब से हमने पेपर भेज दिए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। पुख्ता सबूत के खिलाफ इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। एक खुशी की बात ये बता दूं कि यथार्थ हॉस्पिटल इतना बड़ा आदमी है, जब हम इसकी शिकायत कर रहे थे उस समय इन्होंने एक दिल्ली में अस्पताल खोला था, दिल्ली की मुख्यमंत्री आई, उसके बाद उत्तर प्रदेश, यहाँ भी एक नोएडा में भी एक अस्पताल खोला है, उसमें भी लीडर आ रहे हैं। इधर हम शिकायत करते जा रहे हैं, उधर ये लीडरों को बुला के नई ब्रांच खोलते चले जा रहे हैं। ये सब फ्रॉड है। यथार्थ हॉस्पिटल का एक ही काम है, काम क्या है, यदि इंश्योरेंस किसी का नहीं है, इंश्योरेंस भी वहीं कराते हैं और बड़ा ऑपरेशन कराते हैं, और सारा पैसा इंश्योरेंस से लूटते हैं। इंश्योरेंस कंपनी मिलके यथार्थ से मिलके सरकार को लूट खसोट करा रही है, आम जन को लूट खसोट करा रही है। इसके खिलाफ हम बारंबार, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा, हम खड़े रहेंगे, चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, गृह मंत्री जी से मिलना पड़े, प्रधानमंत्री जी से मिलना पड़े। संवैधानिक राइट्स हैं हमारे, संविधान देश को चलाता है, संविधान के प्रति जो हमारे राइट्स हैं उनके प्रति हम जागरूक हैं। जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा हम रुकेंगे नहीं। जैसे आपने बताया कि जो पीड़ित थे, जिनकी पत्नी थी, मतलब उनका जो पथरी का इलाज यथार्थ में हुआ है, वो आपने साथ में ही है, तो इनसे जानते हैं कि पूरा मैटर क्या था और फिर कैसे आपको पता चला कि वो जो इलाज है वो गलत हुआ था। दरअसल धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने इतना हौसला दिखाया, क्योंकि आज के टाइम में मीडिया दिखा नहीं पा रही है, न्यूज़पेपर वाले हॉस्पिटल का नाम तक नहीं लिख पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर हुआ क्या, जब वाइफ को पेन हुआ तो हमने CHR, एक वो अल्ट्रासाउंड रचना मैडम है, उनके यहाँ कराया था। 2 पथरी थी हमारे वाइफ को। हम फिर आपके यहाँ गए यथार्थ में जाने के बाद इन्होंने ऑपरेट के लिए बोला, ऑपरेट हुआ। ऑपरेट में इन्होंने 1 स्टोन दिया हमें निकाल के, कॉल ब्लैडर और 1 स्टोन। हमने जब डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि वो निकल गया है, आपको दे देंगे, कोई बात नहीं। वाइफ को रेगुलर कंटिन्यू पेन रहे। जब 30 तारीख का ऑपरेशन, 5 तारीख हो गए, यथार्थ में हम एडमिट थे, रेगुलर अप डाउन, रेगुलर पेन किलर दी जा रही है, वाइफ को कोई आराम नहीं। फिर हमने किसी डॉक्टर सजेस्ट किया तो फिर हम मैक्स साकेत रेफ़र कर दिए गए। इन्होंने रेफ़र नहीं किया था, जब भी हमने ज़बरदस्ती रेफ़र कराया था कि हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इनके डॉक्टर तो ये कहने लगे थे कि दिमाग में दर्द है, पेशेंट के दिमाग में दर्द है, साइको पेशेंट ये महसूस कर रहा है दर्द है, ऐसा कुछ नहीं है, होता नहीं है ऐसा कुछ। तो स्थिति बड़ी ख़राब थी और इन लोगों का ये रेगुलर इस ट्रीटमेंट पे आ गए। इन्होंने कह दिया था कि आप प्रयास करके देख लो, आपको कुछ कहीं मिल जाए, कोई सफलता मिल जाए अगर शिकायतबाजी में, तो आप देख लेना। डॉक्टर कपिल की वर्डिंग थी। तो हमें अभी तो मुख्य सचिव के पहुँचे,
अगर आगे भी कहीं जाने की ज़रूरत पड़ी तो हम हर प्रयास में, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक भी हमने सारे जो आपको मैं दूंगा, जो मुख्य सचिव को भेजी है हमने, सीएमओ की 10-12 फाइल हमने अटेस्ट करके भेजी है। किसी में कोई रिपोर्ट नहीं आती है, रिपोर्ट आती है गोलमोल रिपोर्ट आती है। नहीं, सीएमओ को आपने कब कंप्लेंट की और सीएमओ की तरफ से अभी तक आपको क्या मतलब बताया गया कि जांच हुई नहीं हुई? कंप्लेंट की थी, क्या था अध्यक्ष जी, सीएमओ को हमने रिपोर्ट, डेट है इसमें, एक सेकंड, मतलब सीएमओ को आपने लिखित दी थी उनके कार्यालय में जाकर? के हमने ऑफिस में जाके बाई हैंड उन्हें कंप्लेंट दी थी। उन्होंने दरअसल हम जब सीएमओ साहब को दी तो उसके बाद हम डीएम साहब के पास भी आए, मनीष वर्मा जी के पास। मनीष वर्मा जी को भी एक लेटर दिया गया। मनीष वर्मा जी ने कमेटी गठन करने के लिए सीएमओ साहब को ऑन कॉल बोला। कमेटी गठन हो गई। कमेटी गठन होने के बाद हमारे बयान हुए। बयान होने के बाद अभी तक हमें कोई लेटर नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया कि आपकी क्या रिपोर्ट है। बिल्कुल वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सीएमओ से आप लोगों ने जानने की कोशिश की कि जो हमारे बयान हुए तो क्या अस्पताल के बयान भी हुए, क्या कार्रवाई हुई? सर सीएमओ साहब से हम 2-3 बार हमने प्रयास किया। उन्होंने कहा आपकी रिपोर्ट आपको बाई कोरियर मिल जाएगी, कि हमने सबके बयान ले लिए है, डॉक्टर के भी ले लिए, आपके भी ले लिए। जबकि मैं आपको बता दूं ऑन जो जन सुविधा वो है पोर्टल, उस पे रिपोर्ट आई थी, जो उस पे उनकी तरफ से कोई बयान नहीं लिए गए। उन्होंने हमारी बात को घुमा फिरा के मोल्ड करके दे दी, यथार्थ हॉस्पिटल को क्लीन चिट दे दी है। देखा आपने कि जो पीड़ित पक्ष हैं और बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव भी हैं, उनका कहना है कि सीएमओ से बार बार कंप्लेंट करने के बाद, डीएम से कंप्लेंट करने के बाद भी इनके बयान हुए, उसके बाद भी अस्पताल प्रशासन से क्या बयान लिया गया, उसके उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई, कोई भी जानकारी अभी तक इन लोगों को, पीड़ित पक्ष को नहीं दी है। तो जिसके मजबूरन इन लोगों को मुख्य सचिव से कंप्लेंट करना पड़ा है। और मतलब पीड़ित पक्ष का कहना है कि मुख्य सचिव और सरकार से हमें उम्मीद है कि जो अस्पताल है, जो गलत कर रहे हैं, वो कोई भी निजी अस्पताल हो, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उनको किसी भी आधार पर बख्शा नहीं जाएगा। इस उम्मीद के साथ ही इन लोगों ने सरकार को ये कंप्लेंट भी की है, मुख्य सचिव से गुजारिश की है कि इस पर जो है पूरी तरीके से छानबीन करके उसको जांच कराई जाए। दादरी के ही कृष्णा अस्पताल में रेलवे रोड में 2 जनवरी 2025 को गर्भवती महिला कोमल को भर्ती कराया गया था। कोमल गरीब व दलित समाज में जन्मी, जो पेशे से अध्यापिका थी। परिवार का आरोप है कि उनकी बहू कृष्णा की हॉस्पिटल दादरी के डॉक्टर द्वारा की गई लापरवाही से सिर्फ 27 साल की आयु में मौत हो गई। कोमल को डॉक्टर ने डिलीवरी के लिए 2 जनवरी रात 8 बजे का समय दिया था। परिवार समय को ध्यान में रखते हुए शाम 6 बजे ही अस्पताल पहुंच गया। उसके बाद 2 बजे परिवार को वहां पर मौजूद मरीजों से पता चला कि उनके मरीजों को काफी परेशानी हो रही है, तो उन्होंने डॉक्टर से मिलकर बच्चा ऑपरेशन से करने को कहा। लेकिन डॉक्टर ने परिवार को नहीं बताया कि अस्पताल में ऑपरेशन के लिए पर्याप्त साधन व डॉक्टर नहीं है। और सुबह 6 बजे जब मरीज की हालत काफी खराब हो गई, तब डॉक्टर ने परिवार से मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए कहा। फिर डॉक्टर के कहने पर जब मरीज दूसरे अस्पताल लेकर जाने लगे, तो मरीज ने परिवार को बताया कि हॉस्पिटल स्टाफ ने गलत तरीके से और बहुत जबरदस्ती की, जिससे काफी ब्लीडिंग और दर्द मरीज को झेलना पड़ा। दूसरे अस्पताल में पहुंचने के बाद पता चला कि जबरदस्ती करने और काफी ब्लीडिंग होने से मरीज की मौत हो गई। इसी तरह ग्रेटर नोएडा के आनंद स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल में बच्चे की गलत आंख का ऑपरेशन कर दिया गया था। बाद में परिजनों ने इसकी शिकायत थाना बीटा 2 और सीएमओ ऑफिस में की। पीड़ित परिवार ने बताया कि डॉक्टर और अस्पताल अपनी गलती मानने के बजाय पीड़ित परिवार को ही धमकाने और मैनेज करने की कोशिश में लग गए हैं। मेरे बच्चे के साथ एक घटना हुई है। डॉक्टर आनंद स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल है, डॉक्टर आनंद वर्मा। मेरे बच्चे का गलत तरीके से उन्होंने एक तो ऑपरेशन किया, मेरे से 45,000 रुपये ठगे। उल्टी आँख में बताया कि प्लास्टिक का कोई पार्ट है, वो निकाला गया है। उन्होंने कोई पार्ट नहीं निकाला, मुझे गुमराह किया गया। और अब ऐसी खबर चल रही है मीडिया में और उसमें कि डॉक्टर ने मुझसे माफ़ी मांगी है। इस बात का कोई भी कुछ वो नहीं है, मैं इस बात का खंडन करता हूँ। उसने कोई मेरे से माफ़ी नहीं मांगी है और मेरे को कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहा है कि मैं न्यायपालिका जाकर, कोर्ट जाकर मैं इसको अपने तरीके से निमटवा लूँगा।
ये उन माताओं पिताओं के मतलब खिलवाड़ है जो जिनके बच्चे बीमार रहते हैं, जो हॉस्पिटलों पे और डॉक्टरों पे भरोसा करते हैं। इसमें मेरा साथ दीजिए, और वो मेरे को जो धमकी दे रहा है मैं उसकी धमकियों से नहीं डरने वाला। ये गलत तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरे बच्चे के एनेस्थीसिया लगाकर उसकी जो आज उल्टियाँ हुई हैं, उसको चक्कर आ रहे हैं, सिर में दर्द है, और उसके जो रैशेज हो रहे हैं, उसकी भविष्य में जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये तो अकेले नोएडा के सामने आए मामले हैं। पूरे प्रदेश में और फिर पूरे देश में किस कदर प्राइवेट अस्पतालों ने आतंक मचा रखा होगा, ये भी आप समझ ही गए होंगे। इंडिया डेली के लिए संतोष पाठक की रिपोर्ट।